4 years, next 4 years. ओके, तो उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद बेकार राजा थे सारे के सारे। फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया। ये सब थोड़ा बातें करेंगे, आज शुरू करते। चलो, बात सुनते रहना मेरी और एंजॉय करते रहना। हमारी बुक से करवा दो प्लीज। बुक तो सारी एक ही बच्चा, सारी बुक एक ही है। ये दुनिया में मोह माया छोड़ दे तू, अनुभव मोह माया से दूर हो जा बच्चे। बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारी बुक में होती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जाएगा जो तुम्हारा छूट जाए। चलो भाई शुरू करते हैं। और नोट्स मेरे को नहीं आ रहे, तुम लोगों के नोट्स नहीं दोगे तो फिर सर मैंने परसों के भेजे थे, आज के भी कल के भी भेज दूंगी मैं। सर आपको दिल्ली सल्तनत के नोट्स भेज दूंगा। क्लास 7th आज कर रहे हैं एसएसटी। वीर कहाँ है? सभी क्लास में ही है यार। चेक करो श्रेयांश, कोई बंदा मिसिंग है अपना? वीर है क्लास में। उमर का भी, उमर बता दो मुझे। उमर नहीं है और कौन नहीं है? बस उमर नहीं है और बाकी सब है। आयुष नहीं है मेरे ख्याल से, शायद है भाई। बंदों को भी एब्सेंट बना देगा। आयुष कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी? सर अब ठीक हो गई बिल्कुल। ओके चलो। मेरी सर बारिश शुरू हो रही है। तो चुप हो जाए यार। सारी तेरे को यहाँ पे भविष्यवाणी इधर ही करनी है। मौसम का पूरा मौसम का हिसाब इधर देना है। नहीं सर, पूरा हिसाब में बता रहा था। This guy loves his voice ना so much. Keeps talking. थोड़ी देर शांति दिया कर अपने शब्दों को। ओके चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सर योग्य का चेहरा देख। योग्य ने क्या लगा लिया आज? चैप्टर 4 है। हाँ, और ये जरा मेरे को बताइए। काले बादल तक तो होने वाली है मैंने। Right. Okay, guys, now pay attention, please. Listen to me carefully. This is chapter Delhi Sultanate से chapter 3. देखो दोस्तों, 1173 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया इंडिया पे। और इंडिया में जहां अटैक किया, गुजरात में अटैक किया। हाँ जी सर, आप थोड़ा बड़ा लिख दिया करो, नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, मैं लिखता हूं। सर गुजरात में, हाँ बोलो भाई। सर हमारे बुक में तो उल्टा लिखा हुआ सर, उसने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया था 1102 में, 92 में और 1193 में उसे हरा दिया था और दिल्ली उसके अंदर हो गया। 1102 में 1192 में। लेकिन उससे पहले वो कोई समाधि में थोड़ी बैठा था। उससे पहले भी तो अटैक कर ही रहा होगा ना किसी ना किसी पे। उससे पहले वो कोई कहीं डांस बार में बैठ के डांस थोड़ी देख रहा होगा किसी का। उससे पहले भी लड़ाई कर रहा था वो। मोहम्मद गौरी अटैक इंडिया, गुजरात। द किंग नेम वाज भीम सेकंड। भीम सेकंड ने इसको डिफीट कर दिया, ये चला गया। उसके बाद 3-4 अटैक किए। उसके बाद जैसा कि हमारे दोस्त श्रेयश ने जानकारी दी है सभी सुनने वालों को, 1192 में ही अटैक्स अजमेर। 91 या 92? 91 अजमेर। और फाइट कहां होती है? अजमेर का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। एक्चुअली ही वाज 4th पृथ्वीराज चौहान। उससे पहले भी पृथ्वीराज हो चुके थे, बट ही इज मोस्ट फेमस। पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया था। और पृथ्वीराज, इनकी लड़ाई कहां होती है? हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन। एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल मल्टीपल हुई थी। ओके गौरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मोहम्मद गौरी एमजी डिफीटेड बैडली। MG is injured, falls from horse. मतलब सर उसके ऊपर घोड़ा गिर गया। घोड़े से गिर गया। वो घोड़े So Muhammad Gauri slave Kutu
बुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। सर ऐबक होते हैं, ऐबक। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक। picks up Muhammad Ghori and takes him back to Afghanistan. ओके फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर ये हुआ कि मोहम्मद गौरी ने 1 साल रेस्ट किया। मोहम्मद गौरी रेस्ट्स and recovers. (1892) Muhammad Ghori attacks again. Jaychand king of Kannauj helps Muhammad Ghori. Why? Anybody knows? ये बाहर के बंदे को क्यों इंडिया का किंग हेल्प कर रहा है? Because he wants money. बिकॉज पृथ्वीराज चौहान का भी शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूं मैं। पृथ्वीराज चौहान कहां गया? हाँ, पृथ्वीराज चौहान, PRC। बिकॉज PRC हैड इलोप का मतलब तुम लोगों को पता क्या होता है? सर क्या? इलोप, ELOP। किलो? नहीं सर। Because Prithviraj Chauhan had eloped his daughter संयोगिता। संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी को लेके भाग गया था, उसके राज्य में चुरा के ले आया था उसकी बेटी को, और वो उसकी 13th वाइफ बनी थी। रैन अवे। पृथ्वीराज चौहान की 13th वाइफ थी संयोगिता। आज की दुनिया में लोगों से एक नहीं संभाली जा रही, उन्होंने 13 शादी करी। सारे सो इस पूरी कहानी का रिजल्ट क्या निकला? मोहम्मद गौरी डिफीट्स पृथ्वीराज चौहान इन 1894, I think, बैटल ऑफ चंदौसी। हाँ, चंदौसी, बैटल ऑफ चंदौसी। मोहम्मद गौरी डिफीट्स जयचंद, उसी को हरा देता है जिसने उसकी हेल्प की थी। मोहम्मद गौरी goes back to Afghanistan. Muhammad Ghori goes back to Afghanistan. But कुतुबुद्दीन ऐबक के कहां गया? कुतुबुद्दीन ऐबक अपन, इसका नाम भी शॉर्ट में, चलो टाइम बचे ना अपना, फिर तुम लोगों को तो वैसे तो पता चल ही जाएगा कि सर ने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। सर इसके बाद आप बोल के भी एक्सप्लेन कर देना। अरे बोल के तो कर ही रहा हूं मैं एक्सप्लेन। सर देखो कुछ चलिए तो रहा सर वो वीडियो में हो जाएगा। हाँ वही, हल्का सा नहीं अब समझ ये आया बंदा, अच्छा, मोहम्मद घोरी ने क्या किया? घोरी खुद तो चला गया अफगानिस्तान, पैसे वैसे लेके सारे जितने छीने थे सब लूट लाट के। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में अपना राजा बना दिया, दिल्ली में गवर्नर बना दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों गवर्नर क्यों बना है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उसकी जान बचाई थी जब वो घोड़े से गिर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो उठा के लेके गया था अफगानिस्तान तक, इतना उसको ट्रस्ट था इस बंदे पे, कुतुबुद्दीन पे। और कुतुबुद्दीन क्या था? उसका स्लेव था। लेकिन इज इट द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत? नो, नॉट येट। इन द ईयर 2005 नहीं, सॉरी, 1205, Muhammad Ghori is killed by Jats of Haryana. सर 1206 सही कह रहा है, 1206 जाट्स ऑफ हरियाणा, क्योंकि 1205 में इनको हरा दिया था उसने। नाउ मोहम्मद गौरी के 4 गवर्नर थे अलग अलग जगह पे। क्या नाम थे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली,
यलदोजा लाहौर, एक उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सब खिलजी था वो भी बंदा, तीसरा वाला बता दूंगा अभी क्या नाम उसका। खिलजी? वो हाँ खिलजी ये था बंगाल में इसका नवाब, मतलब गवर्नर। और एक था कुबाचा को इसने अफगानिस्तान का एरिया दे रखा था। आपके यहाँ पे आप जो है बाचा? कुबाचा अजीब से नाम होते थे यार तब यार। सर तो 1206 में कुतुबुद्दीन ने अपने आप को 1206 में दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड व्हाट विल दिस बी कॉल्ड, which dynasty, anybody? Slave dynasty. Why it is called slave dynasty, guys? Because क्योंकि वो Qutbuddin Aibak was a slave. उसको खरीदा था मोहम्मद गौरी ने, उसको पैसे देके खरीदा। एक्चुअली टर्की में और कुछ अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में ऐसा चलन था कि माँ बाप के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो जो गरीब माँ बाप थे उनके नहीं पाल पाते अपने बच्चे को, तो उनमें जो बच्चे अच्छे होते थे उनको बेच देते थे, और जो लोग खरीदते थे उन बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, एजुकेशन देते थे, राइडिंग सिखाते थे, सोर्डमैनशिप सिखाते थे, फाइटर बनाते, और धीरे धीरे ये लोग इतने ऊंचे आ जाते थे कि राजा बन जाते थे, डायनेस्टी इनके राजाओं की। सर वो लोग ज्यादा अच्छे थे, उनके पेरेंट्स से तो ज्यादा ही अच्छे थे। सर क्या लेकिन तुम्हारे मजेदार बात बताऊं, काफी टाइम बाद, मेरे 1-2 साल बाद जाके इसने बोला, जो गौरी का भतीजा था उस वक्त जिंदा, उसने बोला भाई देखो मैं हूं स्लेव, मुझे तुम या तो स्लेव से मुक्ति करो तब तो मैं अपने आप को राजा डिक्लेयर करूं, नहीं तो मैं कैसे अपने आप को डिक्लेयर करूं। तो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था, नेफ्यू था, उसने डिक्लेयर किया, लिख के दिया कि अब से कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी फैमिली का गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है। तब जाके इसने अपने आप को डिक्लेयर किया राजा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट तो नहीं? सर एक मिनट सर, आप जो कह रहे हो कि जो पुअर पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को बेच देते थे, और जो आपने कहा कि वो ट्रेनिंग करते थे, उन्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाते थे या फिर कुछ जो भी, तो सर क्या ऐसे कुछ लोग होते थे जो उन्हें खरीद कर स्लेव बना देते थे? तो स्लेव तो थे ही ना, वो स्लेव थे ना सर। तो जब वो बेच देते होंगे, माँ बाप तो बेच दिया उन्होंने, और फिर जब वो राजा बन गए बड़े होके, तो वो बोलते हैं बेटा हमारे घर वापस आ जाओ आ जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था ऐसा यार। उस वक्त तो इतना कम्युनिकेशन में ये भी नहीं पता था किसका बच्चा है किसका नहीं। अच्छा, पता नहीं चलता ना, आज की तरह दुनिया थोड़ी है कि टीवी पे आ रहा है ये मेरा बच्चा है टाइम में, कुछ नहीं पता चलता तब। अच्छा, बाय द वे, मोहम्मद गौरी वाज नॉट द फर्स्ट टू बाय हिम। फर्स्टली ही वाज बॉट बाय काजी ऑफ घोरी का एक काजी होता था, उसने खरीदा था पहले इसको, उसने उसको अपने बेटे की तरह पाला उसने। एक्चुअली काजी ने, ऐसा कहा जाता है कि काजी उसे अपने बेटे की तरह मानता था, अपना बेटा ही मानता था। इनफैक्ट ये जो स्लेव वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अब हमारे को लग रहा है स्लेव है, एक्चुअली राजा लोग भी इनको अपने बेटे की तरह ही मानते थे, क्योंकि इतनी सेवा करते थे उनकी। तो आप देखोगे आगे चल के कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा राजा नहीं बना, उसका गुलाम इल्तमिश राजा बना। थोड़े टाइम के लिए बना था, आराम शाह नाम था उसका, वो आराम करने में बिलीव करता था। उसको 1 महीने में 6 महीने में हटा दिया लोगों ने। इल्तमिश के अंदर बहुत जान थी, इल्तमिश बना। ओके, सो वी सीन द बिगिनिंग ऑफ द डायनेस्टी। ओके, एक मिनट, मेरे को पेन खत्म हो गया, ब्लैक। सर हाँ जी, तो मुझे एक क्वेश्चन है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। सर हमें इन लोगों के नाम कैसे पता चलते, मतलब ऐसे तो पुराने लोग जो इनका नाम कैसे? सारी बुक्स लिखी हुई है ना, सारी बुक्स लिखी हुई है, सारी बुक्स लिखी हुई है। वो सब कुछ उसी से तो पता चलेगा ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह से। पुरानी बुक्स नहीं, पुरानी बुक्स भी लिखी हुई हैं, तो थोड़ी सी बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और वो जो कॉपर प्लेट पर लिखते थे, वो एक्चुअली क्या होता था, अलग अलग इतिहासकार लिखते थे। अल बरूनी नाम का एक बंदा था, अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ही किताबे हिंद करके, किताब अल हिंद तुमने सुना होगा, एक बुक वो लिखी हुई है, उनसे पता चलता है। अच्छा,
तो मुझे लगा कि नाम ऐसे रख दिया जब उनको मतलब मिला होगा तो सोच रहे होंगे कि इसका नाम ये तो 1206 बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का बिगिनिंग है। एंड हु इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलता था, पोलो। 1210 में पोलो पे खेलते खेलते पोलो ही फॉल्स डाउन। मम्मा बैटरी, सॉरी बैटरी किसकी बैटरी? बैटरी सॉरी सर, आफ्टर सम टाइम डाइज, बैटरी जब अभी बैटरी आफ्टर सम टाइम ही डाइज। पोलो क्या चीज वैसे है? लोगों कुछ पोलो, तुम्हें पोलो नहीं पता क्या होता है? हॉर्स पे बैठ के मुझे पता खेलते हैं ना, आई थिंक वो वो बैठ होता के था ना बॉल को जो मारते हैं। पोलो हॉर्स पे बैठ गेम के इन खेलते थे। इंग्लैंड। आई थिंक सो। सर वो एक गेम होता है इसमें मतलब लोग हॉर्स पे बैठ के मतलब यस सर, वो हॉर्स पे बैठ हॉर्स पे बैठ के वो हॉकी हॉकी टाइप होता है, हॉकी खेलते हैं। यस हाँ, वो हॉर्स पे बैठ के हॉकी खेलते हैं फिर। यस पोलो सर, होता है। शायद। यस सर। और अब स्टेट प्रेजेंट करके पोलो इंडिया में बहुत चलता है। यस सर सर पहले बहुत मुझे बहुत पसंद है ये गेम। ये देखो, ये है पोलो, खेला भी तुम है लोग देख कभी? लो हाउ पोलो इज बचपन प्लेड। में इनफैक्ट हमारे सारे ज्यादातर रॉयल फैमिली के लोग खेलते हैं। मेरा तो एक दोस्त है, वो दिल्ली में सर खेलता है वो बड़े नहीं बड़े राजाओं के पोलो साथ। का मतलब ये पोलो समझ रहे हो? इसी हाँ को सर, यही तो बोला था मैंने। सर घोड़े से गिरने से मैंने मना थोड़ी किया। और ज्यादा से हड्डियां टूट जाएगी, वापस ठीक हो जाएंगे। गेम इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। सर देखने और से बंदा लग नहीं खेल गोल्फ सकता है खेलते हैं। सर देखने से लगता है गोल्फ खेलते हैं एक्सक्यूज मी घोड़े सर, पे। पोलो खेले थे क्या से अगर गिर भी गया हॉर्स से तो ज्यादा से हड्डियां टूट घोड़ों जाएगी। वाला गोल्फ ही तो होता है अरे पोलो। तो तुम्हें कौन बोल रहा है खेलने के लिए? तुम मत खेलो। ये तो इतना डरता है ना, एक तो ये यार ये लड़का वैसे वीनस पे जाने को तैयार बैठा है। सर तुम डरा मत करो ज्यादा। ओए भाई तू सर थोड़ा पोलो मजबूत हो खेलते जा। हुए सर कैसे मार दी किसी की? मैं खुद खेला हूँ पोलो लाइफ में। पोलो खेलते खेलते अरे पोलो खेलते खेलते ना गिर जाओ एक बार घोड़े से तो पता चलेगा कितना दर्द होता है। बहुत। दर्द होते ज्यादा से ज्यादा बेहोश हो जाएंगे, ले तुमने हड्डियां टूट के वापस ठीक हो जाएगी। पता तुम्हें कितना होता है? एक्सपीरियंस है ना शेयर्स का। किसको? बस मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ये देखो, ये मेरी जर्सी है पोलो की। सर आपने वाला खेला है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा है? आरटी पोलो टीम। ओह सर। ठीक है, और मेरा जर्सी नंबर था 2। ये पोलो की टी शर्ट है। पोलो में यहाँ पे तुमने देखा हॉर्स की जो वो होती है ना पैर में लगी रहती है, उसका सिंबल होता है। ओह वाओ, हॉर्स शू बोलते हैं इसको। सर, अरे वो ये horse shoe होता है। हॉर्स भी नजर आएगा तुम्हें, देखो हॉर्स के ऊपर बंदा सर बैठा वो है। हॉर्स शू होता है, उनके पैर पे लगाया जाता है। ना अब तो ओके बोलो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ओके सो अब क्या हुआ, ये बंदा पोलो से गिर गया। अब इसके बेटे थोड़े दिन के लिए बैठे, लेकिन अच्छा तू थोड़ा सा ये बताना था, ये चलो बाद में सर ये पोलो खेलते खेलते गिर गया फिर वो मर गया ना? या मर गया। तो इससे पहले कि ये टर्किश रूलर्स आए इंडिया में, ये टर्की से आए थे। चलो घोरी भी टर्की से आए थे अफगानिस्तान के, बट इनके जो बाप दादा थे टर्की के। उससे पहले दिल्ली के ऊपर कुछ लोगों का राज था, वो पहले बताया था मैं। दिल्ली पे किसका राज था सबसे पहले? दिल्ली पे सबसे पहले तोमरों का राज था। तोमर, आज भी कुछ लोग होते हैं इनका नाम तोमर होता है। तुम्हारी क्लास में कुछ होगा बता, इसका नाम यस तोमर। सर, सर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। तोमर्स जो थे किंग थे यहाँ के 1865 तक। उसके बाद यहाँ जो दिल्ली के एक बंदा है, उसका नाम अंगपाल चौहानों ने राज करना शुरू कर दिया। उसके बाद चौहान कहाँ थे? अजमेर के थे। उन्होंने तोमर्स को हरा दिया और उसी में था पृथ्वीराज चौहान। ये अर्ली रूलर थे दिल्ली के। चौहानों का राज जो चला वो 1165 से लेके और कब तक चलेगा दोस्तों? बताओ मेरे को, कोई बता सकता है? सर 1192। 1192, क्योंकि जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया।
पृथ्वीराज चौहान हार गया किससे? गुलाम वंश के मोहम्मद राजा गौरी से। मोहम्मद गौरी से। और फिर 1192 से लेके 1206 तक मोहम्मद गौरी के नाम पे राज्य चलाया। किसने? कुतुबुद्दीन ने। लेकिन वो राजा नहीं बना, राजा वो बना 1206 में जब गौरी मर गया। ओके, वो लोग खेलते खेलते मर गया भाई। 1210 में इसका गुलाम इल्तमिश को राजा बनाया गया। इल्तमिश बहुत तगड़ा राजा था, बहुत काम की। इनफैक्ट ही इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। बट तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुम ये लिखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल फाउंडर। इसका जब ये मर गया तो इसके बेटे थे, 3-4 बेटे थे। वो अपनी सिस्टर से बहुत जलते थे। सिस्टर कौन थी? सिस्टर थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना ने 4 साल राज किया, लेकिन बहुत मुश्किल हुई इसको राज चलाने में। सर क्योंकि सब लोगों ने उसको ना सपोर्ट नहीं किया था, उस चीज सपोर्ट नहीं किया था वो। और पता नहीं सर उस समय ये लोगों को क्या सुपरस्टिशन था सर। हाँ, तो 1226 में ये गद्दी पे बैठी। 1230 में मरी थी। कैसे? ही बता देता हूं मैं। 1236 में बैठी थी। सॉरी, ये मेरे बार तो ये मेरे 10 साल का कैसे लोचा हो रहा है मेरे को बार। हाँ सर स्ट्रेस को याद है। सर आप ही के नोट से पढ़ा है मैंने एक बार कैपिटल। चलो अच्छी बात है। नहीं, कई बार दिमाग में एक बात बैठ जाए ना, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा अपने नोट से। ओके दोस्तों, तो ध्यान से सुने अभी बात मेरी। हुआ क्या था, जब ये राजा बना था इल्तमिश, तो एक्चुअली इल्तमिश की इच्छा थी कि मेरी बेटी राज करे, क्योंकि इसके जो लड़के थे सब दारू पीते थे, डांस डूंस देखते रहते, सब बेकार थे सारे। और जबकि रजिया सुल्ताना के अंदर राइडिंग भी आती थी, फाइटिंग भी आती थी, सब कुछ आता था उसको। तो शुरू में वो बनाई नहीं, कोशिश करी, बनने नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसके भाई थे निकम्मे थे, तो ये बैठ के बन गई, राजा बन गई। उस वक्त एक बंदा था अलबरूनी, उसने किताब लिखी अपनी। उस किताब में उसने जिक्र किया है कि यार ये फीमेल राजा को कौन सलाम करेगा। अल्लाह ने फीमेल्स को राज करने के लिए बनाया, नहीं बनाया। और मुस्लिम वर्ल्ड की अकेली इकलौती रूलर है रजिया सुल्ताना, जो कि चिप्स बहुत खाती थी, शौकीन थी। तो रजिया सुल्ताना का हुआ क्या कि इसके राज्य पे बहुत सारे हुआ। तो भटिंडा का एक राजा होता था, उसने इस पर अटैक कर दिया रजिया सुल्ताना पे। तो रजिया ने कहा देखो ऐसा करते, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, और शादी कर लेते उसके बाद दोनों का कंबाइन राज हो जाएगा, ये राज भी तुम्हारा हो जाएगा। तो भटिंडा के राजा वहां की शादी हुई। ये शादी करके वापस आ रहे थे कैथल में। कैथल जगह है आज भी हरियाणा में। वहां पे इसके भाइयों ने कुछ असैसिन्स भेजे। असैसिन सबको पता है ना, मारने के लिए, शूटर। तो असैसिन भेजे और उन्होंने जाके रजिया को और वो जो राजा से शादी की, दोनों को रात को सोते वक्त मार दिया। अब रजिया सुल्ताना जाने के बाद जो एक अगला जो राजा है, उसके बाद थोड़े डगमग राजा है, लेकिन जो अगला तगड़ा राजा है उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो 1240 से लेके 66 तक नो इंपॉर्टेंट किंग, नो इंपॉर्टेंट रूलर। ट्वेल्व 66 में जो सबसे पावरफुल किंग माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का, उसको गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, इस बंदे ने बड़े टाइम तक राज किया। गयासुद्दीन बलबन का जो राज चला दोस्तों, वो चला 21 years। सर कोलकाता से लेकर 21 years। 1287 तक। ओके 87 तक सर 21 years। हाँ 21 ईयर्स हो गया। चलो 21 ईयर्स लिख देते, बहुत लंबा राज किया इसने। इसका एक जनरल होता था, जनरल आर्मी का जनरल। एक्चुअली खिलजी जो थे ना, खिलजी टर्की से आए थे, खिलजी टर्की से आए थे। आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। अच्छा भाई, बाकी लोगों का क्या रिपोर्ट है? थोड़ी सी ब्लर है, बस थोड़ा सा बड़ा लिख दो तो ठीक है। नहीं बड़ा सर, लिख रहा हूं। अपने कैमरे को थोड़ा सा उधर कर। इधर उधर की जरूरत नहीं है सर, तो- पूरी ठीक है, बस थोड़ी सी ब्लर मेरी अरे बात तो सुनो। टर्की से आई थी खलजी फैमिली, थोड़े दिन अफगानिस्तान में रहे। ये क्या करते थे, छोटे मोटे लड़ाके थे, लड़ाई करते रहते थे छोटे मोटे, और जहां थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें चिप्स खा लेते थे। तो क्या करते थे
कि ये कभी किसी के साथ लड़ते थे, कभी किसी के साथ। तो जलालुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन बलबन का जनरल था आर्मी का। इसका एक आर्मी जनरल है, इसका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन डबल डी आएगा, खिलजी। कुछ लोग खलजी बोलते हैं, कुछ लोग खिलजी बोलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जनरल था, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक दिन इस पे अटैक किया, इसको मार दिया सोते वक्त। सारे गार्ड अपने साथ रख लिए, गार्डों को खरीद लिया गार्डों को, और बोला सबको तो खूब पैसा दौलत मिलेगी तुम्हें। इसने उसको मार दिया, ठीक है। बलबन के बाद के राजा थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में अपना राज्य स्थापित कर दिया। ऐसा कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही काइंड हार्टेड था और बहुत लोगों को इसने इनाम मतलब माफ भी किया है बहुत जल्द। लेकिन इससे एक गलती होगी लाइफ में। कहते हैं ना, हर बड़े आदमी से एक ना एक लाइफ में एक गलती होती है। इसको एक लड़का मिला जो कि इसका भांजा था। भांजे को क्या हम बोलते हैं? नेफ्यू, NEPHEW, भतीजा। भांजा नहीं, भतीजा। सर ये मूवी, सर इसके ऊपर सर एक मूवी बनी है पद्मावत। भतीजा था वो, और भतीजा भी था और इसका सन इन लॉ भी था। इसने अपनी बेटी की शादी कर दी उससे। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ताऊ थे, उसकी लड़की से कैसे शादी होगी? भाई आज के डेट में हमारे यहाँ देखा जाए हिंदू फैमिली में तो बहन होती है, वो तो सिस्टर है, ताऊ जी की लड़की या चाचा की लड़की, उससे क्या शादी हो सकती है? पर मुस्लिम्स में है, मुस्लिम्स में ऐसा है कि जो रियल सिस्टर को छोड़ के शादी अलाउड है, रियल सिस्टर नहीं कर सकते बाकी। तो इसका दामाद भी था, वो भतीजा था और दामाद था, लेकिन बहुत ही खतरनाक इंसान था वो। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत तगड़ा फाइटर, बहुत तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर। तो 1306 में नहीं 1296 में इसने अपने ताऊजी, अपने चाचा को, अपने चाचा को मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। 20 साल इस बंदे ने राज्य किया और राज्य भी ताल ठोक के किया। सर राज करने में ना कोई रिश्ता विश्ता बीच में नहीं आ सकता। इसके बारे में सर बहुत सारी चीजें है सर, सबको मार देता है लोग। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं इतना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, इसने जंगल कटवा दिए और जंगल कटवा के जितनी भी जमीन थी सारी किसानों को दे दी। बोला सुनो, अब तुम यहाँ खेती करोगे और पूरी लाइफ मेरे को टैक्स देते रहोगे, टैक्स लेता रहूंगा। ठीक है, टैक्स लिया इस बंदे ने। उसके बाद इस टाइम पे क्या था, मंगोल एक जाति होती है। मंगोल कहाँ से आते हैं? ये सड़क चाइना साइड से, थोड़ा मंगोलिया साइड से आते हैं। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं और फाइटर होते हैं बड़े। तैमूरलंग भी एक मंगोलियन था। तो मंगोल इंडिया पे बहुत टाइम से अटैक करते रहते थे कि हम लूट के ले जाएं कुछ। तो इस बंदे ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी खड़ी कर ली अपनी मंगोलों से लड़ने के लिए। और उस आर्मी, अब ये आर्मी खड़ी हो गई, दिल्ली में जगह बनाई गई एक, जहां पे वो लोग रहते थे आर्मी के लोग। तो वहां पे जो सामान लेते जाते खाने के लिए, तो जितने जो ट्रेडर थे उन्होंने पैसे बढ़ा के उसको चार्ज करने शुरू कर दिए सोल्जर से। अलाउद्दीन को बात पता चली, अलाउद्दीन ने हुक्म पास कर दिया कि एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें लिखा है दाल इतने रुपए बिकेगी, राइस इतने रुपए बिकेगा। उसने शॉप्स के जो प्राइस थे वो फिक्स कर दी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज। और क्या काम किया? मंगोलों के खिलाफ सेना तैयार करी। और क्या काम किया? जंगल कटवा दिए, टैक्स का काम शुरू कर दिया, किसानों को बोला टैक्स दो। और क्या काम किया? जो टैक्स लेते थे उनको परमानेंट नहीं रखा, उनको बोला भाई तुम बीच बीच में चेंज करता रहो, जब मेरा मन करे तो मैं चेंज कर दूंगा। तो उन लोगों की पावर बढ़ नहीं पाई। दिमाग का बहुत तेज था, बहुत खतरनाक इंसान था अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी की भी 20 साल बाद खिलजी भी खत्म हो गया। एक्चुअली ऐसा कहते हैं जब खिलजी मर गया तो इसका जो पद्मावत पिक्चर में जिसको गुलाम दिखाया ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उसने फिर राज्य संभाला और 5-6 साल उसने सर कुछ लोग कहते हैं उसने उसे मार दिया, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसे कुछ बीमारी हो गई थी। बीमारी से मरा है, बीमारी से मरा है।
लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि बीमारी से मरा, और बाद में उस बंदे ने बहुत ख्याल भी रखा है इसका। वो असली में गुलाम, वो उस टाइम के जो गुलाम थे, अपने लोग तो लोगों को मार देते थे, जैसे अपने चाचा को मार दिया, उसने ताऊ को मार दिया, उसने मार दिया, लेकिन गुलाम अपने मालिक को कभी हार्म नहीं करते थे। और सर ओके। सर कभी अच्छा जब वो दोस्तों, मूवी ये में तो कुछ भी दिखा देते गुलाम ही हैं रख लो। ट्विस्ट डालने के लिए। खैर सर ये भी कह रहा है सर उसने सर बहुत सर बहुत मूवी में हाईलाइट्स तो था। कुछ ना मूवी कुछ तो ट्विस्ट इंटरेस्टिंग है। डालना सुनो ही मेरी है। बात। ओके, अब दोस्तों अगला चैप्टर आता है। इसके मरने के बाद खिलजी डायनेस्टी में कुछ जान बची नहीं। उसके 4 साल के बाद एक नई डायनेस्टी शुरू हो गई, और जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो शुरू हुई, उसका सबसे पहला राजा था गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन यहां भी आया था, देखना, ये मत समझना कि बलबन, वो बलबन था, ये गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के अंदर एक जगह तुगलकाबाद, दिल्ली में एक जगह तुगलकाबाद, मेट्रो स्टेशन भी आता है तुगलकाबाद, ये उसी ने इन्होंने बसाया था, तुगलकों ने। और इस बंदे का ज्यादा टाइम नहीं रहा, 24 तक के 4 ईयर्स तक रहा। और उसके बाद जो नया राजा आया, उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। ऐसा कहते हैं मोहम्मद तुगलक बहुत ही ब्रेन वाला बंदा था, बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट मानते इसको, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद को शॉर्ट में, अच्छा चलो ठीक है, मोहम्मद। सर बिल्कुल इंटेलिजेंट रहता था, बहुत एक नंबर का पागल था। नहीं, बहुत इंटरेस्ट लेता था। तू क्या मिल के आया उससे? नो सर इसमें तो ये भी कहा गया था उसने वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता था। सर ये बंदा बहुत इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सर एक बहुत नहीं सारा नहीं, रिसर्च ये करते हैं क्या? अपने मन से बना लेता है। सुपर इंटेलिजेंट बंदा था ये। सुनो ये बंदा सुपर इंटेलिजेंट था, लेकिन इसने जितने जितने डिसीजन लिए बड़े बड़े, वो सब गलत पड़े। क्या क्या डिसीजन लिए थे देखो। पहला इसने बोला कि कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, कैपिटल को शिफ्ट कर दो दिल्ली से औरंगाबाद, दौलताबाद करके नाम जगह, कैपिटल शिफ्ट हो महाराष्ट्र। बहुत बड़ा किला बना हुआ वहां पे दौलताबाद, महाराष्ट्र दौलताबाद, ये औरंगाबाद के पास है। भैया वहां चले तो गए, 4-5 साल रहे, वहां पानी ना मिला, वहां पानी खत्म हो गया। पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा राज्य, पूरी कैपिटल, पूरे जितना तामझाम था, बैक टू दिल्ली। बहुत पैसा खर्च हुआ उसमें। फिर इसने दिमाग लगाया, इसने बोला ये जो कॉइन बनाने में बहुत सारी मेटल लगती है, तो इसकी बजाय अपन क्या करते हैं, लेदर की कॉइन चला देते हैं, लेदर पेपर, इससे हमारा क्या है, मेटल बच जाएगा। चला दी इसने कॉइन। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने डुप्लीकेट शुरू कर दिया, अपने घर में बनाने लगे लोग। फिर इसने वापस कॉइन वापस करी, बैक। सर इतने तो फिर से पैसा वेस्ट हुआ। पर इसका हमेशा बैक होता रहता है हर चीज। फिर तीसरा, इसने कश्मीर पर अटैक किया, कश्मीर पर अटैक किया, वहां फेल हो गया, एंड बैक। क्या ये बैक? सर इसकी पूरी जिंदगी बैक उसके बैक बाद में ही निकल गई। इसने मंगोलों पर अटैक करने का प्लान बनाया है, मंगोल, क्या हुआ बैक? मंगल पे अटैक, वो भी शायद कामयाब नहीं हुआ, ये बैक। तो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपने समय से आगे राजा था ये अपने से ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट था। अब हमारी क्लास में कुछ लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा शांति रखें। सर मुझे चीज पूछनी थी। नहीं तो आपको भी बैक आना पड़ेगा। इसके बाद एक बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखो कितना लंबा टाइम इस बंदे ने राज किया यार। तो कह रहा है, सी कहाँ गया ये, हाउ मेनी इयर्स, 26 इयर्स के राज। हालांकि बाद में अकबर और औरंगजेब ने 50 इयर्स भी सर ऐसे लोग टिकते कैसे हैं इतने साल? लेकिन इसने बंदे ने 26। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा मैं खत्म कर देता हूं। इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। कहाँ गया, मोहम्मद तुगलक के बाद इसका भाई आया फिरोज शाह तुगलक। 1351 से ये रहा अपना बंदा 1388 तक। ये भी काफी टाइम रहा यार। देखो मतलब इसका भी देखा जाए तो 37 ईयर्स हो तेरी तो, फिरोज शाह तुगलक। अरे इंटेलिजेंट था। हाँ, इसके नाम पे दिल्ली का एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे क्रिकेट के मैच होते हैं T20, इसका नाम है फिरोज शाह कोटला
स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, बारापुला से आते तो साइड में पड़ता है। हाँ सर मैंने देखा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से एक और बात जुड़ी हुई है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास 1329 में शायद से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, ये 4-5 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था हसरा, 1925 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन। उसका सर नाम था 1925 बनाया है सर 1925 में बनाया था। क्या सर ग्रुप सर 1925 में बनाया था। कौन? सर चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में बनाया था। आपने 1325 बोला। हाँ 1929। ओके, तो वहां पे एसोसिएशन बनाई थी जिसको अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाई थी। ओके, तो फिरोज शाह के नाम पे मैंने बता दिया आपको एक बना। अच्छा, उसके बाद फिरोज शाह धीरे धीरे ये डायनेस्टी खत्म होती है। अब उसके बाद जो नई डायनेस्टी आई, उसका नाम, जो राजा था उसका नाम था खिजर खान, सैयद डायनेस्टी का। तो इसको याद रखना आसान है, 1414 खिजर खान के 1414 के खिजर खान, ये अकेला बड़ा राजा था इस डायनेस्टी का, उसका नाम था सैयद डायनेस्टी। दोस्तों, अब तक की जितनी डायनेस्टी हम देखी वो सब टर्की लोग थे, टर्की से आए थे इनके ओरिजिनल डायनेस्टी। अगली जो डायनेस्टी हम देख रहे हैं वो अफगान डायनेस्टी है, जो कि लोधी डायनेस्टी बोलते हैं इसको, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था 1241 इसका टाइम 21 तक का, ये ज्यादा टाइम चला नहीं इनको, मेरे ख्याल से इनको 7 से कुछ ज्यादा प्यार है। 1414 एंड 14 + 7 21, याद रखना आसान है, इस डेट को ध्यान रखना। फिर छोटे मोटे राजा आते चले गए, कोई आया छोटा मोटा गया, आगे इस टाइप से। लेकिन एक बहलोल लोधी करके राजा था 1451 से लेके 89 तक, बहलोल लोधी। ये अच्छा राजा था, लोग प्यार करते थे बहलोल लोधी से, बड़ा मानता था वो। उसके साथ जितने अफगानी उसके दोस्त थे वो सबके सबसे वो प्यार से मिलता था। लेकिन इसका बेटा जो निकला इसके बाद, जो 2-3 जो जिसके आगे जो वंशज निकले, उसमें एक आदमी था बड़ा बेवकूफ, इसका मेरे को एग्जैक्ट डेट पर 26 की बात है, मैं डेट बताऊंगा तुम लोगों को इसके बाद। बहलोल लोधी इसकी डेट शुरू की, नाम था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। सो ये बंदा क्या करता था, अपने सरदारों को जो उसके खिलाफ बोलता था, जो उसके कोर्ट में उसको कुछ उसकी बात नहीं मानता था, या उसको मतलब ये पागल टाइप का था इब्राहिम लोधी, उसकी आंखें निकलवा देता था, उसको गर्दन कटवा देता है, कभी हाथी के नीचे पेल देगा किसी को। तो इसके जो सरदार थे इससे गुस्सा हो गए, और इन सरदारों ने क्या किया, अफगानिस्तान में एक नया चेहरा उभर रहा था, एक नया ताकत बन के बंदा उठ रहा था, यंग ही था वो, उसका नाम था बाबर। बाबर ताशकंद समरकंद का से निकाल दिया गया था, अपना कुछ टाइम पास कर रहा था अफगानिस्तान में। तो बाबर के पास इब्राहिम लोधी के कुछ सरदार पहुंचे, कुछ इसके जो थे मतलब कोर्ट के जो लोग थे ना, सरदार क्या बोल सकते हैं, सरदारों को क्या बोलते थे वर्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे, कुछ लीडर्स थे इसकी कोर्ट के, वो बोल गया बाबर के पास, और उन्होंने बोला बाबर भाई तुम आ जाओ दिल्ली और तुम अटैक कर दो, और अटैक करो और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक राजा था जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा को भी इससे गुस्सा था, राजस्थान का। राणा सांगा ने भी लेटर भेजा बाबर को कि बाबर तुम आ जाओ, इधर से तुम अटैक करना, उधर से मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। हालांकि बाद में राणा सांगा ने हेल्प नहीं करी, तो बाबर गुस्सा आ गया, बाबर ने बाद में उसको बैंड बजा दिया। राणा सांगा का नाम इतिहास में बड़ा ऊंचा नाम है, ऐसे कहते हैं राणा सांगा की बॉडी पे 56 वुंड मार्क थे, 56 जगह उसको तलवार लगी हुई थी, इतना बड़ा योद्धा था वो, इतनी लड़ाई लड़ी थी उस बंदे ने, राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा ने फिर बाबर का साथ नहीं दिया, बट फिर बाबर जीत गया। क्यों जीत गया? बाबर कुछ ऐसा लेके आया था जो आज तक इंडिया के राजाओं ने देखा नहीं था, एंड दैट वाज कैनन।
तोप ले तोप आए तो जिसको सर बोलते हैं, सब ही उड़ जाएंगे, एक तोप गोला लेके आया मारेगा 100 और उनके उड़ उसकी कैनन, जैसे वो कैनन फायर करता था, जितने हाथी होती थे इब्राहिम लोदी के, वो डर के भाग लेते थे, तो जो राजा वाजा ऊपर बैठ जाता उसको नीचे गिरा देते थे। जाएंगे। ऐसे ही तो तो मरते थे सर। इस तरह से वो जीत जाता था। ओके, चलो ऐसा करेंगे, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं तुम लोगों को 10 minutes रीड सर करवा ये पाऊँ, राणा सागा की एक आंख नहीं थी क्या? एक आंख नहीं थी, एक पैर भी नहीं था। तूने इनफैक्ट ऐसा हुआ, राणा सांगा ने क्या हुआ, जब राणा सांगा आए गद्दी पे बैठने के लिए ना, बड़ी अच्छी बात बताई यशस्वी ने, एक आंख नहीं थी उनकी, काने थे वो। हाँ बताई। युद्ध में चला गया था, युद्ध में चली गई थी। तो बताइए तो राणा सांगा जब गद्दी पे बैठने हाँ। आए, उनके उनके 3 भाई थे वो लोग। तो अरे सुनो यार, ये योग्य तुम ज्ञान बांटे जा रही हो। मैं कहाँ बांट रही हूँ सर? तो राणा सांगा के सारे दरबारी ने बोला आप राजा बनो, उसने बोला मैं राजा नहीं बन सकता। बोला क्यों नहीं बन सकते? बोला सर, बोला मेरी हालत देख लो, एक आंख नहीं मेरा, एक पैर नहीं है, कैसे? और तो उन्होंने बोला जो हो जाए, राजा हमारे आप ही बनोगे। तो ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा जाके जमीन पे बैठ गए, ऐसे जमीन पे ना बैठ गए पांच। तो उनके जो सब लोगों ने बोला कि आप बनोगे राजा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो उठने लगे तो कुछ लोग उनकी हेल्प के लिए आए, एक पैर था उनका, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हेल्प कोई नहीं करेगा, मैं खुद से उठूंगा। तो बंदा एक पैर होने के बावजूद भी खुद से जो है, फिर जब मारता मारता सीढ़ियां चढ़ के गया राजगद्दी सर तक। लिंपिंग लेग क्या होती है? लिंप मतलब लंगड़ाना यार। अच्छा। अरे ओके, सो राणा सांगा की कहानी यहाँ है, लेकिन वो अगले चैप्टर में आएगा, मुगल्स। अभी आज हम दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही ये बात खत्म होगी 1226 में। ओके दोस्तों, या आई एम शेयरिंग सम नोट्स, लेट अस जस्ट गो। सर कल आप अकबर का राज हुआ। सर हाँ जी, कल आप क्लास थोड़ा सा जल्दी ले सकते हो? क्लास में कल नहीं ले रहा हूँ, कल सर मैम लेंगी क्लास। कल मैम लेंगे। सर कल मैम रिवीजन ले लेंगे, परसों मैम टेस्ट ले लेंगी। हाँ टेस्ट नहीं सर, दोनों दिन प्लीज मैम से कह देना वो रिवीजन ले। यार योग्य तो पढ़ने से क्यों डर रही थी ना? सर पढ़ने से डर नहीं रही हूँ, रिवीजन ले वो प्लीज। क्या है? रिवीजन ले वो दोनों दिन। रिवीजन चाहिए। क्यों टेस्ट करने Quiz से ना ले। रिवीजन हो जाएगा ना, टेस्ट भी रिवीजन ही होता है। अनुभव रिवीजन अच्छा और ठीक है, टेस्ट कोई में बात बहुत नहीं, ज्यादा प्लीज फर्क होता है। गाइस एक मिनट दे दो मेरे को भाई, एक मिनट दे दो भाई। तू बिना याद करे ही दे देगा टेस्ट अनुभव? कैसे देगा बिना याद करे? समझ नहीं आता मुझे। ओके, 5 सेट भेजूंगा मैं तुम लोगों को नोट्स ज्यादा खोल देती है। धीरे धीरे करके करते रहेंगे अपन। ओके दोस्तों, ये देखो अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा अभी रिवीजन के टाइप तरह से, मतलब घुमाऊंगा तुम लोगों को मैं इसको, थोड़ा सा लाइक जस्ट लाइक ए रिवीजन काइंड ऑफ ए थिंग, बट डिटेल में कल मैम करवाएंगी। देखो तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात से बात बताइए कि दिल्ली पहले तोमर राजपूत होते हैं, जो कि मैंने बताया अभी भी कुछ लोग तोमर्स हैं, वो राज करते थे। और उसके बाद तोमर को चौहान ने हरा दिया। चौहान का अजीब सा नाम है, कोई कहीं चाहमनाज भी लिखा हुआ है, चाहमना। वैसे चौहान तो आजकल भी बहुत सारे लोग होते हैं, चेतन चौहान जैसे। तो ये अजमेर से आया, फिर दिल्ली, अजमेर के जो राजा थे चौहान, तो उन्होंने हरा दिया, दिल्ली पे चौहानों का राज्य हो गया। वो चलता रहा जब तक कि पृथ्वीराज चौहान ने एक गड़बड़ नहीं करी, गदर नहीं मचाया। और गदर क्या मचाया पृथ्वीराज चौहान ने? वो उसका जो एक पड़ोसी राजा था जयचंद, उसकी बेटी थी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का फोटो देख रखा था, फोटो तो नहीं होते, तो चित्र होते थे, पेंटिंग, उसके बारे में सुन रखा था, बहुत ब्रेव है, तो उसको प्यार हो गया संयोगिता को उससे। तो उसने चिट्ठी भिजवाई इसको कि भाई मैं आके मेरे से शादी कर लो, मतलब जो भी कराओ। जयचंद को पता चल गया, उसने इमीडिएटली शादी ऑर्गेनाइज करा दी। और संयोगिता बोला कि तू उसको छोड़ दे, बाकी जिससे शादी करनी कर ले, मैं सारे राजा बुलाए, सारे राजा राजकुमार आए हुए थे वहां बैठे हुए सब। और पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाने के लिए जयचंद ने क्या किया, एक साइड में पुतला लगवा दिया। हाँ से और बताया पुतला कहाँ लगाया? गेट पे लगवाया, डोर पे, जहाँ पे कि सब लोग आ रहे थे, वहां गेट के बाहर लगवा दिया, ये दिखाने के लिए देख पाए सब ये लोग। मेरा गार्ड है, ये मेरा चौकीदार है, दरबान है मेरा पृथ्वीराज चौहान, इसको मैं ये रेस्पेक्ट देता हूँ। तो संयुक्ता क्या माला ली, पहले ऐसी करती थी लड़कियां, वो उस टाइम पे घूमती रही, सारे जगह घूमती रही, लास्ट में घूमती पहुंच गई गेट के बाहर, और जहां पृथ्वीराज चौहान की स्टैचू रखा हुआ था उसके गले में माला डाल दी। बड़ी बेइज्जती हुई जयचंद की, तो दिमाग खराब हो गया, उसने बोला ये क्या हो रहा है, ये बा इसको लेके जाओ महल में पकड़ के लेके जाओ। तो महल में लेके वहां पे संयुक्ता ने पहली चिट्ठी भेज रखी थी, नीचे पृथ्वीराज चौहान तैयार खड़ा था बालकनी के नीचे, घोड़ा लेके अपना, 2-3 घोड़े लेके गया था।
उसने बोला आ जा भाई नीचे, सीटी साटी मारी होगी, जो भी किया होगा पता नहीं क्या किया, वो आ गई और ये निकल ली वहां से। कन्नौज से लेके आया सीधा अजमेर लेके आया, वहां शादी करी उससे। अब इतना गुस्सा आ गया जयचंद को, तेरा तो बैंड में बजाता हूँ। उसने चिट्ठी लिखी मोहम्मद गौरी को कि भाई तू आजा, अटैक कर दे इस बंदे पे और मैं करूंगा तेरी हेल्प। दूसरी बार की बात है, फर्स्ट टाइम तो हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हरा देता, लेकिन जयचंद ने हेल्प करी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान का खत्म हो गया, चौहान आई साम्राज्य। थिंक हमारी मैम ने तो हमें ये बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने ना उनको छोड़ दिया था बाद में, और फिर वो फिर से आए थे वॉर के लिए। किसको? मैं भूल गई। गौरी को। ये कहानी प्रचलित है, द स्टोरी गोज ऑन दैट मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया पृथ्वीराज चौहान ने, बट जो हिस्टोरियंस जो अपने बुक्स में लिखते हैं हिस्टोरियंस, वो नहीं मानते, वो कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था जो मैंने बताया। ये बाकी फोकलोर है। एक बुक है उसका नाम पृथ्वीराज रासो, वो किसने लिखी है? पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त है, उसने लिखी है, चंद्रवरदाई उसका नाम है। उसमें ये सारी स्टोरी लिखी हुई है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, पर हिस्टोरियन मानते नहीं उस बात को। तो 92 से लेके 1206 तक दिल्ली के ऊपर एक बंदा राज कर रहा था, वो था मोहम्मद गौरी, लेकिन डायरेक्टली नहीं था, उसका गवर्नर बैठा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक भाई ने अपने मालिक का नाम लेकर गद्दी चलाई, लेकिन जब 1206 में वो मर गए तो इन्होंने क्या किया कि अपना राज्य नाम दे दिया अपना, और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। बाकी तो कहानी मैंने तुम्हें शुरू तो नहीं दी। ओके, अब देखते हैं। वेरी नाइस। कहाँ नोट्स में? सॉरी। ओके, सो गाइस, तो यहाँ से हो गया, सारा का सारा बता दिया। अंगपाल एक बंदा था बीच में 15 साल के लिए, उसने भी राज किया। तो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान को ये सारा हमने कर लिया। अब क्या हुआ दिल्ली सल्तनत के बारे में, हमें कहाँ से पता चलता है? देखो, एक चीज होती है तारीख, एक होता तारीख। तो तारीख होती है जो स्टोरी लिखते हैं ना कोर्ट में बैठ के हिस्टोरियंस, वो तारीख लिखते हैं, बहुत सारी स्टोरी तारीख। तो यहाँ पे मिनाजी सिराज का भी नाम आया। मिनाजी सिराज ने बोला कि भाई रजिया सुल्ताना को सुल्तान तो बनने का हक नहीं है, अल्लाह तो कहता नहीं कि कोई लड़की सुल्तान बन सकती है। इस सब के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद जो है दिल्ली में जो रहते थे राइटर्स जो थे पृथ्वीराज चौहान, ये अपना सारे के सारे सुल्तानों के, वही स्टोरी लिखते रहते थे, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। और कई बार वो जो है एक्स्ट्रा उसकी तारीफ भी कर देते थे ताकि उसको ज्यादा पैसे मिल जाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत तगड़ा था तब भी, इसलिए रजिया सुल्ताना के खिलाफ लोगों ने बात करी। और ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत फैलनी शुरू होगी। कैसे? जो टाउन था दिल्ली का, उसके चारों तरफ जंगल थे, वो राजाओं ने कटवाने शुरू कर दिए। और राजाओं को लगता था कि भैया ऐसा है, यहाँ पे इनको दे दो, किसानों को दे दो, इनसे टैक्स लेते रहो। इसके अलावा इन्होंने चारों तरफ फोर्ट बनाने शुरू कर दिए दिल्ली के चारों। दिल्ली बहुत सारे फोर्ट है, आई थिंक 93 फोर्ट है, बहुत सारे है सर दिल्ली में, बहुत सारे। ओके, अच्छा, दिल्ली में पहली बार एक मस्जिद का निर्माण किया गया। पहली मस्जिद जो बनाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जहां तक मेरा ख्याल है। वो अभी भी दिल्ली में शामिल है। तो वहां लोग जाके अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मस्जिद। मस्जिद का ध्यान रखना, मस्जिद कुतुब मीनार भी बनाया है। नहीं, कुतुबुद्दीन मीनार की शुरुआत करी थी उसने, कंप्लीट इल्तमिश ने कराया था। बाद में वो उसके ऊपर बिजली गिर गई, वो टूट गई, तो मोहम्मद तुगलक ने उसको रिपेयर भी कराया था। ये एक बात है कुतुब मीनार की। तो अच्छा, वहां पे जो मस्जिद में बैठ के बंदा जो वो देता है, सरमन देता है, उसको बोलते हैं इमाम साहब जो सरमन देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसको बोलते हैं खुतबा। ध्यान रखने वाली बात, पूरे के पूरे ग्लोब में जहां भी मुस्लिम लोग अपनी पूजा करते हैं, वो हमेशा मक्का की तरफ फेस करते हैं। हमारे कंट्री में मक्का वेस्ट की तरफ पड़ता है, तो सारे के सारे मुस्लिम वेस्ट की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या क्या एक्सपेंशन हुए। धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू हुआ दिल्ली की सल्तनत का। फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ, फिर सेकंड एक्सपेंशन हुआ, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, आगे बढ़ाया। फिर खिलजी और तुगलक के टाइम पे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी, जो मैं तुम्हें बता ही दिया कि लिस्ट बना दी, दाल इतने की बिकेगी, चावल इतने की बिकेगी, सब खाने। ओके, ये सही पढ़ोगे तुम लोग, लॉ एंड ऑर्डर पढ़ोगे। अच्छा, कैसे कैसे टैक्स लगाए राजाओं ने, वो पढ़ोगे तुम। एक खास था जजिया टैक्स, बड़ा मशहूर है। जजिया टैक्स जो है वो टैक्स था जो हिंदुओं पे लगाया जाता था खाली। सिर्फ अकबर एक ऐसा बादशाह था, उसने जजिया टैक्स को हटा दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी खास धर्म के लोगों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए।
मंगोल्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि मंगोल्स के आए, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। Excuse me, खिलजी sir. और तुगलक, क्वाइट खिलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बातें थी, सेम थी, कुछ डिफरेंट थी होगा। फिर 15-16 सेंचुरी आते आते क्या हुआ, ये सब पढ़ोगे आप। शेरशाह सूरी जो बंदा था, उसकी मैं अगली कहानी उसमें सुना दूंगा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, बड़ा नाम था उस बंदे का। अभी शेरशाह पिक्चर भी आई है, तुम लोगों ने देखी होगी। यस सर। सर मूवी देखी इसके अलावा मैंने। दोस्तों ये वाले नोट्स आएंगे आपके पास, ये वाले। उसके बाद आपके पास ये फुटप्रिंट मुझे एक क्वेश्चन है अनुभव। वेट करो, फुटप्रिंट के नोट्स आएंगे, बहुत बढ़िया नोट्स है। मेरी तो ये है कि एक बार फुटप्रिंट के नोट जरूर पढ़ लेना। सर आपने भेजे हैं। बुक है एक्सपीडिशन, ये एक्सपीडिशन वाली बुक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। फुटप्रिंट मैंने बताया कि फुटप्रिंट के बड़े अच्छे नोट्स हैं, ये पढ़ लेना। ये सब मैं भेज रहा हूँ बस अभी। ये फिर ओसवाल के नोट्स हैं, दिल्ली सुल्तान के, ये ठीक भैया। तो भाई ये सब अच्छी तैयारी कर लो, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा, कोई डाउट होंगे तो मुझे डाउट है सर, प्लीज अभी क्लियर कर लो सर, प्लीज सर, प्लीज। टुमारो, नहीं अगली क्लास वाले वेट कर रहे हैं। सर सेंड इट टू मी ऑन मैसेज कर दो मेरे को। हाँ, लेकिन तुम लोगों के जाने से पहले एक जरूरी बात जो कि तुम लोग ध्यान में रखनी है, और वो 10 लाख करोड़ बाय सर।